नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी की कहानी उसका जाना। तो आइए सुनते हैं कहानी। बेला हैरान थी। माँ को यूं जार जार रोते उसने कभी नहीं देखा था। कभी कभी घर के कोनों में छुपकर माँ सुबक तो लेती थी, पर इस तरह किसी अजनबी के सामने ऐसे जार जार रोना। बेला कुछ घबरा गई थी और शर्मिंदा भी थी। डॉक्टर नैन्सी माँ के कंधे पर हाथ रखे साथ रखी कुर्सी पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से डॉक्टर की ओर देखा और अंग्रेजी में पूछा, व्हाट हैपेंड? डॉक्टर हल्के से सिर हिलाकर कुछ बुदबुदाई जो उसे समझ नहीं आया। फिर डॉक्टर ने उससे कहा, कैन यू गेट हर अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या तुम इनके लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? वह माँ की ओर देखती हुई उठ खड़ी हुई। सही बात है, इस तरह माँ को रोते हुए देखते रहने से तो कुछ होगा नहीं। माँ बता भी तो नहीं रही कि बात क्या है। वह इसी उधेड़बुन में कमरे के बाहर आ गई। पानी का कूलर अगली मंजिल पर है, यह उसे पता था। पता नहीं इस मंजिल पर है कि नहीं। किसी से कुछ पूछने की कोई इच्छा उसमें नहीं थी, सो गलियारे से घूमकर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। बात क्या हो गई माँ के साथ? मन वहीं भटक रहा था। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे और मन घटनाओं की लंबी कड़ी में एकदम पीछे जाकर माँ के रोने का कारण ढूंढ लाना चाहता था। जब से वे लोग अपना गांव छोड़कर यहाँ कनाडा में मामा के पास रहने आए हैं, तब से बेला एकदम बड़ी हो गई है। 3 साल पहले की ही तो बात है। वे, उसके 2 छोटे भाई और पिताजी सब चहकते हुए पियर्सन एयरपोर्ट उतरे थे। माँ बार बार एयरपोर्ट का नाम भूलकर कहती, तो चंदर का घर पीहर से कितनी दूर है? शुरू में तो पिताजी ने एक आध बार समझाया, पीहर नहीं पियर्सन, ठीक से बोल, विदेश जा रही है और बोलने का शऊर नहीं। माँ एक सेकंड तो झिड़की खाकर चुप रह गई, फिर इठलाकर बोली थी, पीहर ही तो जा रही हूँ, तो सही तो बोला। मामा जब पिछली बार गांव आया था तो सब पर अपने रुपयों का खूब रुआब डाल गया था। यूं तो कोई खास चीजें नहीं लाया था, पर गांव में तो विदेश की छोटी मोटी चीजें ही बड़ी बन जाती हैं। फिर आया भी तो पहली बार था 7 साल बाद, नानी के गुजरने पर। नानी हर समय मेरा चंदर चंदरिया रे ही करती रहती। माँ तब तो मामा को खूब गालियां निकालती कि कब का गया, लौट के माँ बहनों की खबर भी नहीं ली। पर जब मामा ने गांव आकर नानी के कारज के लिए माँ के हाथ पर मोटी गड्डी रखकर कहा, बहना तू ही सब संभाल, मैं तो अनाड़ी हूं इन कामों में, तो माँ गदगद हो गई। जो मिला उसी को सुनाती फिरी कि भाई को कितना विश्वास है उस पर। माँ 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी, मामा सबसे छोटा, बीच में 2 मौसियां जो कुछ दूर के गांव में ब्याही थी। माँ अपने ही गांव में ब्याह गई और इससे नाना नानी को सहारा हो गया। 7 साल पहले जब नाना चल बसे तब मामा 21 साल का था। जाने कहाँ से खबर लाया कि उसके दोस्त की बड़ी कंपनी है कनाडा में, वो वहीं जाकर 4 पैसे कमा कर लाएगा। नाना के जाने के बाद घर में परेशानी तो थी ही, मामा भी नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। थोड़ी ना नुकुर के बाद नानी मान गई, पर मामा के जाने के तुरंत बाद से ही नानी ने उसे याद करना शुरू कर दिया था। जब मामा गया था तब वह 5 साल की थी। बड़े होते में उसने मामा के बहुत से कहानी किस्से नानी से सुने और बहुत कुछ माँ से। माँ का कहा नानी के कहे से अलग होता था। उसके मन में मामा की तस्वीर विरोधी रंगों से बनी, इसलिए जब मामा आया तो वह तय नहीं कर पाई कि उसे वह नीना बिंदी और चमेली की तरह अपना मामा मान सकती है या नहीं। उसकी बाकी की सहेलियां तो मामा की साइकिल पर चढ़कर मेले हो आती, चाट पकौड़ी के लिए जिद करती, और राखी पर तो माँ के साथ उनके मामा उनके लिए भी नई फ्रॉकें ले आते। यूं कहने को तो उसके मामा ने भी उसे रुपए दिए थे कि जाकर वह अपने लिए खिलौना ले ले,
पर वह कहाँ अब खिलौनों से खेलती है। जब से चुन्नू और बंटी आए हैं, उसके पास जो दो चार खिलौने थे वे भी उनके हो गए थे। और जब से वे लोग यहाँ कनाडा आए तब से तो पूछो ही नहीं। चुन्नू और बंटी भी अपने खिलौने भूलकर सारा सारा दिन बस टीवी से ही चिपके रहते थे। गांव से वापस लौटने से पहले पता नहीं पिताजी और मामा में क्या खिचड़ी पकी कि वे लोग साल बीतते न बीतते अपना बोरिया बिस्तर बांधते नजर आए। माँ पिताजी के इस निर्णय से पहले तो घबराई थी। कम से कम गांव में सब पहचान के तो लोग हैं, और वहां इतनी दूर अनजान जगह में किसके साथ बात करेगी, किसके साथ मंडी जाएगी खरीदारी करने, किसके साथ त्योहार व्रत पूजेगी। माँ बार बार घबरा जाती थी। इसी गांव में पली बढ़ी, इसी गांव में शादी हुई, यहां से बस एक बार बाहर गई थी, किसी दूर जगह रेल में समुद्र देखने। माँ बताती है उसे, पर माँ की उस कहानी में न वो जगहों के नाम ठीक से जान पाती है न समय। बस यह जानती है कि माँ को बहुत अच्छा लगा था जब समुद्र से उठती हवा ने माँ के गाल सहला दिए थे। और माँ पिताजी के दसियों बार चलने को कहने के बाद भी कई घंटे बालू में धंसी बैठी रह गई थी। माँ उसे साल में एक दो बार तो यह किस्सा सुना ही देती थी कि पिताजी कहते रहे, अब चलो लीला, देर हो रही है। पर माँ जब उठती, पैर बालू में ऐसे धंसते कि उसे लगता कि समुंदर उसके पैर पकड़कर रोक रहा है कि लीला न जा, अब की गई न जाने कब आएगी। और माँ वहीं दम से बैठ जाती। ऐसा दो तीन बार हुआ। पिताजी गुस्साने लगे कि तुम बार बार बैठ क्यों जाती हो। तो माँ बताती है कि माँ को बड़ी लाज आई, पर माँ ने धीरे से पिताजी से कहा, समुंदर जाने नहीं दे रहा जी, पैर पकड़ता है। पिताजी खूब हो करके हंसे और माँ को हाथ पकड़कर खींच कर ले जाते हुए बोले थे, कह दे समुंदर से लीला को वंशीधर ले गया। ऐसे ही तो हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए माँ को हवाई जहाज तक लाना पड़ा था। और फिर एयरपोर्ट पर भी पिताजी माँ का हाथ पकड़े रहे थे, और बेला, चुन्नू और बंटी का। सब कुछ नया और अनजान। वे बच्चे तो खूब हैरान थे सब कुछ देखकर, पर माँ लगभग रुआसी थी। बस एक बार पीहर एयरपोर्ट का नाम सुनकर चहकी थी, फिर चुप। माँ तब भी चुप रही थी जब उनके आने के बाद महीना बीतते न बीतते मामी ने उनसे अलग घर लेने को कहा था। यह बात भी बहुत प्यार से कही थी मामी ने। मामी से वे लोग यहीं आकर मिले थे। माँ जहाज में बैठी मंसूबे बना रही थी कि अपने भाई को कौन से पराठे खिलाऊंगी। बेचारा घर के बने खाने को तरस गया होगा। नानी बेचारी मामा के ब्याह को तरसती चली गई। माँ ने भी कहा था उससे कि अब जल्दी से लौट के आ तो तेरा ब्याह कर दें। यह न सोच कि माँ नहीं है, बड़ी बहन भी तो माँ जैसी होती है। उस हिसाब से तो तेरी 3 माएँ बैठी हैं। मामा फीकी सी हंसी हंस दिया था। एयरपोर्ट पर मामा उनसे खुश होकर मिला था, पर कुछ चुप भी था। माँ ने पूछा था, चंदर परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना। मामा ने कहा था, काम पर कुछ गड़बड़ चल रही है, सो इसी मारे उनको घर छोड़कर थोड़ी देर में ही उसे जाना पड़ेगा। घर पहुंचने पर जब उस औरत ने दरवाज़ा खोला था तो माँ हैरान। पलटकर पूछने पर मामा ने कहा, तेरी बहू है, और उनका सामान लेकर सीधा अंदर चला गया था। मामी पैरी पौना जी कर रही थी और माँ आसमान से गिरी वाली हालत में खड़ी थी। सब अंदर आ गए तो मामी ने हम बच्चों से खूब प्यार से बातें करनी शुरू कर दी थी। मेज पर गरम गरम पूड़ियाँ, छोले, पनीर सजा हुआ था। माँ ने कैसे खाया उसे पता नहीं, पर वो, चुन्नू और बंटी तो खाने पर टूट पड़े थे और फिर नरम नरम बिस्तरों पर गिरे और झट सो गए थे। पर वो बात तो पहले दिन की थी। अब तो 3 साल होने को आए। अब तो सोना जगना उसे पता ही नहीं चलता। मामी यूं तो ठीक थी, पर माँ को कभी पसंद नहीं आई। माँ तब से बहुत चुप रहने लगी थी। नई जगह सब गिटपिट अंग्रेजी में बोलते दिखते। उन 5 को भी समझ में नहीं आता कि किसी से क्या बात करें।
मामा मामी सुबह से काम पर चले जाते और वे सारे पीछे दिन भर घर पर रह जाते। माँ को कुछ समझ न आता कि वो यहाँ क्या करे। बेला को तो फिर भी कुछ शब्द अंग्रेजी के बोलने आते थे, सो वह टीवी के प्रोग्राम थोड़े बहुत समझ लेती, पर माँ को कुछ समझ न आता। बार बार पूछती, अब क्या हो रहा है, इसने क्या कहा, वो गुस्सा क्यों दिखा रहा है। माँ इतने सवाल पूछती कि टीवी देखने का सारा मजा ही खत्म कर देती। चुन्नू बंटी का भी वही हाल था। खैर हफ्ते बाद मामा ने पिताजी को एक ड्राइविंग स्कूल में दाखिल करा दिया और 6 महीनों में पिताजी एक ट्रक ड्राइवर के क्लीनर या असिस्टेंट ड्राइवर हो गए। गांव में पिताजी की गिनती कुछ पढ़े लिखे लोगों में होती थी। पास के शहर की एक दवाई बनाने वाली कंपनी में पिताजी दफ्तर में काम करते थे। क्या करते थे यह तो उसे पता नहीं, पर वह सुनती थी कि इतने सालों की नौकरी के बाद पिताजी की तरक्की हो गई थी और उनके नीचे 8 लोग काम करते थे। पिताजी इस्त्री करी हुई कमीज पैंट पहन के जाते। माँ बहुत प्यार और गर्व से उनके कपड़े संभाला करती, उनको खाने का डिब्बा बनाती। उसे याद है कि उन बच्चों को कोई चीज मिले या ना मिले, माँ पिताजी के लिए जरूर बचा कर रखती। यहाँ आकर पिताजी ट्रक ड्राइवर के क्लीनर या कह लो असिस्टेंट हो गए। वे हरे रंग की वर्दी पहनते और अक्सर 5-6 दिन को ड्राइवर के साथ दूर दूर चले जाते। वे गुस्से वाले तो पहले से ही थे, अब यहाँ के नए जीवन के आदी होने में उन्हें समय लग रहा था, सो और चिढ़े रहते थे। दरअसल वे जो भी करने की कोशिश करते उसमें या तो पैसों की कमी आड़े आ जाती या फिर उनकी अंग्रेजी की जानकारी की कमी। किसी से कुछ पूछें तो वो ऐसी दसियों चीजें बताने लगता कि पिताजी घबरा ही जाते कि वो स्कूल कैसे जाएंगे। एक तो उम्र की बात, और फिर हर कोर्स में पैसा लगता है। वो स्कूल जाएं तो पीछे कमाएगा कौन। सो बस यही करते सोचते सुनते उनकी हालत यह हो गई थी कि कोई कुछ बोले तो जैसे खाने को दौड़ते। माँ नौकरी या जगह के बारे में कुछ पूछ भर ले तो उसकी आफत ही आ जाती। तुरंत ताने और गालियां शुरू कर देते। तेरा भाई है, सपने दिखाकर लाया था, यहाँ ट्रक का क्लीनर हूं मैं, वहां 8-8 लोग सलाम ठोकते थे, यहाँ मैं उस ड्राइवर की बातें सुनता हूँ। क्या साली जिंदगी बनाई है मेरे साले ने। कभी हो करके हंसने लगते। साले की साली जिंदगी, पूछ क्या पूछ रही थी। माँ तो घबराकर और भी चुप हो जाती कि कहीं भाई के बारे में और कुछ उल्टा सीधा ना सुनना पड़े। पर बेला का मन करता था कि पूछे कि आप ही तो घसीट कर लाए हो माँ को, उसने कब कहा था कि आओ यहाँ। वो बेचारी तो पहले ही डरती रहती थी। जब माँ आने के लिए मना कर रही थी तो पिताजी कहते, क्यों भाई की चिंता है तुझे कि कहीं उसके पैसे ना खर्च हो जाएं, या तुझे यह लगता है कि कहीं मैं भी तेरे भाई जैसे अमीर ना हो जाऊं। बेला पिताजी को समझ नहीं पाती थी। कभी इतना प्यार दिखाएंगे कि त्योहार न होने पर भी सबकी पसंद की चीजें ले आते थे, तो कभी इतना गुस्सा कि उनके सामने आने पर भी डर लगता था। माँ कहती थी कि बुआ दादी उन्हें तंग करे रखती हैं, बड़ों की बातें तो बड़े ही जाने। पर बेला को तो नहीं लगा कि बुआ दादी पिताजी को तंग कर रही हैं। वो तो पिताजी को उनकी मनपसंद चीजें बनाकर देती थी। माँ कहती थी यही तो चाल है उनकी, पैसे मांगने की चाल। पता नहीं सच क्या था, पर पिताजी वहां पर ज्यादा अच्छे लगते थे। यहाँ आने के बाद तो कभी ठीक से हंसे भी नहीं, चुन्नू और बंटी के साथ भी नहीं। माँ को कहीं साथ लेकर भी नहीं जाते। बेला को ही माँ के साथ बाजार जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ लाना पड़ता है। बेला को ही माँ की बातों को अंग्रेजी में और लोगों की अंग्रेजी की बातों को हिंदी में बताना पड़ता है। बेला बहुत झुंझलाती है जब उसे अपना होमवर्क छोड़कर जाना पड़ता है। वह भी सीख रही है सब, उसे भी बहुत पढ़ना पड़ता है। ऊपर से ESL की क्लासें, फिर चुन्नू बंटी को पढ़ाना। पिताजी कहाँ कुछ करते हैं, जब ट्रक पर नहीं होते तो सोते हैं या पीते हैं। आज भी तो घर पर बैठे पी रहे थे। बेला ने डरते डरते कहा था,
माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, आप ले जाएंगे? रूखी आवाज में पूछा था उन्होंने। क्या बात है? बुखार आ रहा है 10 दिन से। तो पहले क्यों नहीं दिखाया? सब काम क्या मैं ही आकर करूंगा तब होंगे? तुम लोग घर पर बैठे हो तब भी कुछ नहीं होता। बाप तो साला नौकर है, बाहर की गाड़ी भी खींचे और घर का कोल्हू भी चलाए। वे कुछ और बोलते कि बेला ने चट से कहा था, ठीक है मैं ले जाती हूँ। पिताजी कुछ शांत पड़े, पर चलते चलते एक जुमला तो जोड़ ही दिया था, तेरी माँ खुद कुछ क्यों नहीं करती? यहाँ भाई के देश में आकर साली रानी बनी फिरती है, न काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। बेला चाहती थी कि माँ न सुने, पर माँ ने यह बात सुन ही ली थी। आंखें भर आई थी उसकी, बुखार में तपता मुंह लाल हो गया था। बस इतना ही बेला से कहा था उसने रास्ते में, तू सुनती नहीं है ना? मैंने मना किया था कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। फिर हाँफती हुई सी चुप हो गई थी और अब यहाँ आकर रोए जा रही है। पानी लेकर बेला लौटी तो माँ का रोना सुबकियों में बदल गया था। पानी पीकर माँ कुछ शांत हुई और डॉक्टर की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी। डॉक्टर का हाथ अभी भी उसके कंधे पर था। डॉक्टर ने कहा कि बेला अगले हफ्ते माँ को फिर लेकर आए, क्योंकि कुछ टेस्ट करने हैं, पर अगली बार डॉक्टर ट्रांसलेटर का प्रबंध करके रखेगी। बेला ने जानना चाहा कि ऐसा क्या हो गया है कि वह माँ के लिए अनुवादक का काम नहीं कर सकती। डॉक्टर का कहना था कि बेला अभी केवल 15 साल की है और नाबालिग होने के कारण वह माँ की बीमारी के बारे में उससे बात नहीं कर सकती। यह सुनकर बेला घबरा गई थी। डॉक्टर से उसने लगभग फुसफुसाकर रुंधी आवाज में पूछा, माँ को क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा था, डोंट वरी, वी हैव टू डू सम टेस्ट एंड आस्क हर सम क्वेश्चंस। बेला ने पूछा था, क्या वह अपने पिताजी को साथ लेकर आए? इससे पहले कि डॉक्टर कुछ जवाब दे, लीला ने सिर हिलाकर मना करना शुरू कर दिया था। घर लौटकर आने पर पिताजी ने बस इतना पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? अगले हफ्ते बुलाया है, कुछ टेस्ट करने हैं। बेला ने इतना ही कहा था। माँ दरवाजे की आड़ से जाते जाते मना कर रही थी कि वह और कुछ न बोले। इन डॉक्टरों को अपना कोटा पूरा करना होता है और क्या, कोई ना कोई बात बनाकर बस मरीज को लटकाए रखो। समय देकर बुलाएंगे और फिर घंटा भर बाहर बिठाएंगे। साले इतना पैसा लेते हैं सरकार से और काम ऐसे करेंगे। पिताजी के भाषण को और नहीं सुन पा रही थी बेला, झट बीच में ही बोली, चाय पिएंगे आप? माँ के लिए बना रही हूँ। पिताजी चाय का नाम सुनकर बोलते बोलते रुक गए। बोले, खाने को क्या है? बेला का मन आया चीख कर कहे, हमारा सिर, जो आप जब तक खाते ही रहते हो, पर वह कुछ बुदबुदा के रह गई। पिताजी जोर से गरजते हुए बोले, इस घर में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? साला मैं कमा कमा कर यहां मरा जा रहा हूं और मुझे ही 2 रोटी खिलाने में तुम्हें मौत आती है। माँ इस बीच झपटती हुई आई थी रसोई में। अभी देती हूं जी। बेला को यह देख गुस्सा चढ़ रहा था। माँ का बुखार आने जाने से बढ़ गया था। बस स्टैंड से घर तक चलकर आने में तो उसे चक्कर आ रहे थे और अब वह रसोई में खड़ी होगी। बेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उससे पहले कि वह कुछ बोले, माँ उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए रसोई में ले आई। क्या है माँ, तुम क्या मर जाना चाहती हो? बुखार पता है कितना है? बेला जोर से झुंझला उठी। माँ का चेहरा रुआंसा था। लगभग हाथ जोड़ते हुए बोली, बेला, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ूं जो इस समय अपने बापू से कुछ बोली। मैं इनका चिल्लाना नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरा बुखार इनके चिल्लाने से और बढ़ जाएगा। जा फ्रिज से आटा ले आ, मैं इनके लिए पराठा बना देती हूँ। रात की सब्जी भी रखी होगी। जा मेरी बच्ची, माँ चुमकारते हुए मनोवल के से स्वर में बोली। बेला अपनी उम्र से कितनी बड़ी हो गई है वह शायद खुद भी नहीं जानती। जब से इस किराए के बेसमेंट में आए हैं तब से तो उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। मामा का घर छोड़े 2 साल होने को आए।
यूं तो मामी ने 1 महीने बाद ही कहना शुरू कर दिया था, पर मामा शायद आंख की लाज के चलते अपने बेरोजगार जीजा बहन और उनके तीनों बच्चों को तुरंत बाहर नहीं कर पाया था। जैसे ही बापू की यह क्लीनर की नौकरी लगी, उन्होंने 2 कमरे का यह छोटा सा बेसमेंट किराए पर ले लिया था। मामा पिछले 2 साल में 5 बार यहाँ आया और मामी 2 बार। एक बार जिस दिन वे लोग इस घर में आए थे और दूसरा राखी पर। माँ ने बुलाया था। अच्छा था कि पिताजी ट्रक लेकर हफ्ते भर को गए हुए थे। वे लोग आए और चुपचाप राखी बंधाकर थोड़ा मीठा खाकर चले गए थे। माँ ने कितना खाना बनाकर रखा था, वह छुआ भी नहीं। कह दिया उन्हें किसी और के घर भी जाना है, मामा की मुंहबोली बहन के घर। माँ फूट फूट के रो दी थी। इतने सालों में पहली बार वे भाई को राखी बांध पाई थी, पर भाई ने क्या किया था? बेला ने जब पूछा था क्या हुआ, तो माँ बेला को चिपटा के रो पड़ी थी और बोली थी, बेला बता मैं क्या करूं? मैं तो दोनों तरफ से गई, ससुराल भी छूटी और मायका भी नहीं मिला। तेरे पिताजी का जो हाल है वह तू जानती है, और तेरा मामा जैसा है तू वो भी देख रही है। बस भगवान से यही मनाती हूँ कि तेरी जिंदगी ऐसी ना हो। वह माँ को क्या समझाती, वह भी बात की गहराई कहाँ समझ पाई थी। बस इतना ही कहा था। मामा ने नहीं खाया खाना तो क्या माँ, मेरे दोनों भाई तो तैयार बैठे हैं खाने पर टूट पड़ने को, हमें खिलाओ ना। माँ ने उन तीनों को देखा था और आंसू पोंछ लिए थे। चुन्नू और बंटी उदास से खड़े माँ को देख रहे थे। माँ ने मुस्कुराकर उन दोनों को भी खींचकर गले से लगा लिया था और वे चारों एक दूसरे से बंधे कुछ देर तक खड़े रहे थे। उस दिन कुछ ऐसा घटा था जिसने उन चारों को बहुत पास ला दिया था। कनाडा आने और बापू के ऐसे हो जाने से उन सबके मनों में जो कुछ अकेले अकेले घट रहा था, बिना शब्दों के ही उन्होंने आपस में साझा कर लिया था। बेला तो मानो माँ का दाहिना हाथ बन गई थी। काम तो वह पहले भी करती थी घर के, पर ठुनठुनाती ज्यादा थी। पर अब वह चुपचाप सब काम कर देती और ध्यान देती कि माँ को कोई तकलीफ न हो। उसने चुपचाप माँ को ESL इंग्लिश लर्निंग क्लास में भी डाल दिया था, ताकि माँ अपने आप भी लोगों से बात कर सके। उधर चुन्नू और बंटी भी अब पहले के जैसे जिद नहीं करते और बेला और माँ की बात जल्दी मान जाते। उस दिन चारों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। माँ ने मामा के लिए खास चीजें बनाई थी, सो सबने बढ़िया खाना बहुत दिनों के बाद खाया था। माँ कभी कभी किलस जाती थी। वहां तो कभी ध्यान नहीं रखा कि कौन कितना दूध पी रहा है, कितने फल खा रहा है। यहाँ एक एक पैसे का हिसाब लगाते रहो। खाने पीने का सारा शौक ही मर गया है। खैर, उस दिन खाने के बाद माँ ने उनसे वादा किया था कि वह कोशिश करेगी कि उनको अच्छा खाना खिलाया करे और डांटा ना करे, पर उन लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कभी फेल ना हो और मेहनत करें, साथ ही माँ का घर का ध्यान रखकर चलें। कितना अच्छा चलने लगा था पिछले 3 महीनों से सब। घर में शांति रहती, बस जब बापू आते तभी चिल्लाने चीखने की आवाजें आने लगती। बापू पीने भी लगे थे और माँ को मारने भी। उसे याद है कि 1 महीने पहले जब वे लौटे थे तो ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उन तीनों को बुलाकर उनके स्कूल के बारे में पूछा था। ऐसा बहुत महीनों के बाद हुआ था। वे लोग भी खुश थे। शाम को पहली बार वो सबको टिम हार्टन लेकर गए थे और सबको डोनट खिलाए थे। माँ को जबरदस्ती करके कॉफी पिलाई थी। माँ को कॉफी पसंद नहीं, पर बापू माने नहीं। माँ हर घूंट पर मुंह बनाती और बापू हंसते। कितने दिनों बाद बापू को हंसते देखा था, कितना अच्छा लग रहा था। पर उसी रात को बापू की गरजदार आवाज सुनकर वो उठ गई थी। माँ बापू के कमरे से आवाजें आ रही थी। वो कुछ समझ पाती कि धाड़ से आवाज आई, जैसे कुछ जोर से गिरा हो। वो बिस्तर से कूदकर माँ के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा बंद नहीं था। माँ, बापू, कहती वो कमरे में घुस गई। देखा,
माँ मेज के पास नीचे जमीन पर पड़ी है। बापू पास खड़े लाल आंख किए उसे पैर से मार रहे हैं। माँ! चिल्लाकर वो माँ के ऊपर झुक जाना चाहती थी कि बापू ने उसे बालों से पकड़कर सीधा सा खड़ा कर दिया और चिल्लाकर बोले, सीधे अपने कमरे में चली जा, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा। माँ झपटती सी उठ खड़ी हुई और उसके बालों को बापू के हाथों से छुड़ाती हुई बोली, जा बेटी, तुरंत चली जा। वह माँ की हालत देखकर सकते में आ गई थी। माँ ब्लाउज पेटीकोट में आधी उघड़ी सी खड़ी थी। उसने आहत नजरों से माँ को देखा। और माँ तुम? माँ जैसे कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं थी। तेज आवाज में बोली, तू जा, कहा ना। वह माँ को देखती हुई कमरे से बाहर भाग आई थी। पीछे से बापू की आवाज आई थी, और किसी को बुला ले अपनी पैरवी करने को। कहाँ छुपा बैठा है तेरा यार, उसे भी बुला ले। साली हरामजादी, मुझे मना करती है। और फिर एक धाड़ की आवाज। बेला ने अपने कमरे का दरवाजा धड़ाक से बंद कर लिया था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था उछलकर बाहर ही आ जाएगा। बापू का यह रूप तो उसने कभी नहीं देखा था। चिल्लाते तो थे वो, पर मारते तो उसने आज पहली बार देखा था। क्यों आए वो यहाँ? अपने गांव में अच्छे खासे चैन से थे। हाँ, वहां रुपए पैसे की कुछ तंगी जरूर थी, पर वो क्या यहाँ आकर ठीक हो गई है? वहां माँ को बापू ने कभी नहीं मारा, शराब भी इतनी कभी नहीं पी थी। कभी कभार ही बापू पीते थे, पर यहाँ आकर तो जैसे बापू बिल्कुल ही बदल गए हैं। एक एक पैसे को गिनते हैं, माँ से एक एक पैसे का हिसाब लेते हैं। कितनी बार तो माँ के पास डबल रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, जबकि वहां पास के जग्गू की बेकरी से 5 रुपए में इतनी बड़ी डबल रोटी ले आते थे वे लोग। क्यों आए हैं वो यहाँ? बेला तकिए में मुंह डालकर फफक कर रो दी थी। उसके बाद से तो यह सिलसिला बन गया था कि जब बापू आते तो माँ की पिटाई एक दो बार होती ही थी। एक दो बार तो चुन्नू बंटी भी उठ बैठे। बंटी ने अगले दिन माँ के नील पड़े गाल को देखकर कहा था, बापू से कह दो माँ कि वो यहाँ ना आया करें। एक बार मकान मालिक ने भी आकर पूछा था कि रात को आवाजें क्यों आ रही थी। माँ ने बेला के माध्यम से ही बहाना कर दिया था कि वह अंधेरे में गिर पड़ी थी, कि उसकी नजर कमजोर हो गई है। उस दिन डॉक्टर की बातचीत ने बेला को बहुत गंभीर कर दिया था। माँ को क्या हुआ है कि वह डॉक्टर से बात नहीं कर सकती? कोई अजनबी आदमी आकर माँ से बात करेगा। आज तक तो बेला ही माँ के सब काम करती आई है। सब्जी लाने से लेकर सैनिटरी नैपकिन खरीदने तक में माँ को उसका साथ चाहिए। वह 15 की है। 10वीं क्लास में हेल्थ एजुकेशन पढ़कर वह ऐसी काफ़ी बातें जान चुकी है जिसके बारे में उसे पहले कुछ पता नहीं था। बस गांव की बड़ी लड़कियों के हंसी ठट्ठे के कारण कौतूहल जरूर था। वह डॉक्टर से उस दिन कहना चाहती थी कि उसे बहुत कुछ पता है, वे उसे छोटा न समझें, पर वह कह नहीं सकी। और अब चिंता, दुविधा, जिज्ञासा के कारण वह किसी काम में ठीक से मन नहीं लगा पा रही है। 2-4 बार उसने माँ से भी पूछा कि क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है, पर माँ खुद बहुत अनमनी थी। परेशान थी कि डॉक्टर ने दोबारा क्यों बुलाया है और बेला की जगह कोई और उसकी बात डॉक्टर से कहेगा। पर उसे यह भी लगता था कि वह बेला को अपनी तकलीफ कैसे कहेगी। बुखार 4 दिन में बिल्कुल टूटा नहीं। बापू ऐसी हालत में ही उन सबको छोड़कर चले गए थे। माँ ने कहा कि यह अच्छा ही हुआ कि वह चले गए, नहीं तो माँ को और भी बहुत कुछ अपनी बीमारी को लेकर सुनना पड़ता। शुक्रवार को माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। बेला ने छुट्टी ले ली थी। माँ बहुत मना करती रही कि वह बस लेकर चली जाएगी, पर बेला को पता था कि माँ अब भी किसी से कुछ पूछ नहीं पाती, कह नहीं पाती। माँ को बुरा लगता कि बेला पर कम उम्र में ही बहुत सी जिम्मेदारियां पड़ गई हैं और उसके बच्चे इन हालातों से गुजर रहे हैं। लोग तो कहते थे कि तुम्हारे बच्चों के तो भाग खुल गए कि वो कनाडा जा रहे हैं, उनकी जिंदगी बन जाएगी। क्या यही जिंदगी बनाने के लिए वे बच्चों को लेकर यहाँ आए हैं? पर क्या करे लीला भी,
किसी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि वो हमेशा से ऐसी है, पर यहाँ जिस दिन से चंदर की उस बीवी को देखा, फिर चंदर का व्यवहार, उसकी बीवी की बातें, इनकी नौकरी की मुश्किल, और अब इनका ऐसा बर्ताव, मारना पीटना। लीला पिछले 2 साल में चुप होती चली गई है। ESL की क्लासें भी पढ़ी, समझ भी लेती है, पर कुछ बोल नहीं पाती। लोग समझते हैं कि भाषा की समस्या है, पर वह जानती है कि यह भाषा की नहीं, उसके मन की परेशानी है, जिसे वह किसी से नहीं बांट सकती। न कोई सहेली, न कोई हमदर्द। एक भाई था, वह भी पराया हो गया। अच्छा खासा पति था, वह हैवान हो गया। वो जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। उसे अपनी जिज्जी की बहुत याद आती। जिज्जी उसकी जेठानी थी और बड़ी बहन भी। लोग कहते थे कि बहुओं में आपस में लड़ाई होती है, पर उसके और जिज्जी के बीच कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आते समय उसे अपनी बहनों से भी ज्यादा दुख जिज्जी से बिछड़ने का था। किससे वह मन की बात कहेगी और कौन उसे हिम्मत बंधाएगा। उसके यहाँ आते समय हिम्मती जिज्जी भी रो पड़ी थी। छोटी, अपना ध्यान रखियो। उनकी याद करके लीला के दिल में अक्सर हौल सा उठता। हाय जिज्जी, मैं किससे कहूँ कि मेरी गृहस्थी कैसे बिगड़ गई है और मेरा ही क्या हाल हो गया है। हर रात लीला की आंखों में नींद से पहले आंसू आते। डॉक्टर के यहाँ पहुंचने पर उसे सबसे पहले बुला लिया गया। खून की जांच के लिए पर्चा देकर डॉक्टर ने नीचे की लैब में भेज दिया और 2 घंटे बाद फिर आने को कहा। इन 2 घंटों में वे बाहर घूमते रहे। लीला को बुखार था, पर चिंता उससे कहीं ज्यादा थी। बेला ने 2-3 बार कहा, चलो टिम हार्टन में बैठते हैं, तुम चाय पी लेना। पर लीला इच्छा होने पर भी नहीं जाना चाहती थी। वंशीधर उसे केवल $20 देकर गया था। यह भी पता नहीं था कि कब आएगा, और वह जानती है कि आने पर एक एक पाई का हिसाब वह करता था और फिर चिल्लाता था, कौन यह सब झेले। बेला को गुस्सा भी आया, तो तुम ऐसे ही तबीयत खराब में रहो, और तबीयत बिगड़ जाएगी तो मर जाओगी, फिर हमें कौन देखेगा। बस बापू से डरती रहना। बेला पहली बार की उसकी पिटाई के बाद से लीला से जब तक नाराज हो जाती। उसे बुरा लगा था कि जब वह माँ को बचाने जा रही थी तो माँ ने उसका साथ देने के बजाय उसे ही चले जाने को कहा था। खैर, जैसे तैसे 2 घंटे बीते और वो लोग वापस डॉक्टर के पास पहुंचे। वहां अपनी सी दिखने वाली एक भारतीय महिला और भी खड़ी थी। बेला को बाहर बैठना पड़ा। माँ उसे कातर आंखों से देखते हुए अंदर चली गई थी। भीतर क्या चल रहा था बेला को बहुत देर तक सुनाई नहीं दिया। फिर एकदम माँ के बुक्का फाड़ के रोने की आवाज आई। बेला घबरा के खड़ी हो गई। माँ कह रही थी, नहीं नहीं, मैं किसी और के साथ नहीं सोई, ये ही है जो। और फिर रोना। हिंदी भाषी महिला की धीर आवाज गूंजी, इलाज तो हो जाएगा इस बीमारी का, पर समय लगेगा, और इस बीच तुम किसी को हाथ नहीं लगाने दोगी, समझी। तुम्हारे पति से बात करें। किया धरा जब उसका है तो उसे भी तो पता चले। जाने और कितनों को बीमार बनाता घूम रहा होगा। माँ का कातर स्वर उसे रुला गया था। नहीं, वे तो मुझे मार ही डालेंगे। बेला हतप्रभ सी खड़ी रह गई थी। उसके बाद जो आवाजें आईं वह बेला के समझ में नहीं आईं। इसके बाद जितने भी मिनट बीते वह उसे बहुत लंबे लगे। दरवाजा खुला तो जिस हिंदी भाषी महिला ने उसे अंदर आने को कहा, उसने अपना नाम बताया, मिसेस खुल्लर। वह अंदर आई तो देखा माँ जमीन पर नजरें गड़ाए कुर्सी पर बैठी है। माँ ने नजर उठाकर बेला को भी नहीं देखा। डॉक्टर चुप बैठी थी। उन्होंने बेला को बैठने को कहा। बेला घबराई सी माँ की तरफ देखती हुई बैठ गई। माँ ऐसे बैठी थी जैसे उसने कोई भारी अपराध कर दिया हो। मिसेस खुल्लर बोली, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोल रही हैं। ना ही वे तुम्हारे पिताजी को बुलाना चाहती हैं, ना उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताना चाहती हैं। हमें लगता है कि यह घरेलू शोषण का केस है। हम तो तुम्हारी माँ की मदद करना चाहते हैं,
पर यह कुछ बोलती ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है। पता नहीं हम औरतों को कब समझ आएगी और कब हम अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। फिर उसकी माँ की तरफ देखकर बोली, मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। अगर तुम इन्हें कुछ समझा सको और अपने भाई बहनों के भविष्य के बारे में चेता सको तो अच्छा है। कुछ कहना चाहें ये तो मुझे फोन कर देना। फिलहाल तो वापस ही ले जाओ घर और इनका ध्यान रखना। बेला बौखला सी गई, कातर आवाज में बोली, मेरी माँ बच तो जाएंगी ना? हाँ, अगर अपना पूरा ध्यान रखें तो ठीक हो जाएंगी, पर यह सब इन पर ही है। कोई और तो इनकी जगह इनका ध्यान रख नहीं सकता। माँ अभी भी पत्थर के जैसे बैठी थी। बेला असमंजस में कुछ क्षण खड़ी रही, फिर पास आकर कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, उठो माँ, घर चलो। लीला को उसके हाथ के स्पर्श से जैसे झुरझुरी आ गई। आंखों के कोरों में दबे दो आंसू जाने कैसे बाहर आ गए। बेला को ऐसी नजरों से देखती हुई उठकर खड़ी हो गई, मानो सोकर उठी हो। उठकर मिसेस खुल्लर से बोली, आप क्या कह रही थी? मुझे कहाँ जगह मिल जाएगी? मिसेस खुल्लर जाने के लिए अपना पर्स उठा रही थी। पल भर को ठिठक कर खड़ी हो गई। लीला लगभग फुसफुसाकर बोली, मैं उनसे कुछ नहीं कह पाऊंगी, उन्हें हाथ लगाने से रोक नहीं पाऊंगी। मिसेस खुल्लर कुछ न समझते हुए बोली, किसे? बेला के बापू को। और अगर मैं मर गई तो बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। कहते कहते लीला का गला रुंध गया। फिर पता नहीं किस जोश में आकर वह सिर हिलाने लगी। नहीं, अब उस घर में तो नहीं रह पाऊंगी। वो कौन सी जगह आप बता रही थी जहां मैं बिना पैसे दिए भी रह सकती हूँ? बेला एकदम हैरान रह गई। बस इतना ही कहा, माँ। लीला बेला की तरफ देखते हुए बोली, बेला, मेरा इतना सा काम कर। कुछ समय अपने भाइयों के साथ उस घर में निकाल ले। मैं बहुत जल्दी आकर तुम तीनों को ले जाऊंगी। बेला, नहीं माँ, कहकर उससे लिपट गई। मिसेस खुल्लर ने हैरान खड़ी डॉक्टर को नई स्थिति के बारे में बताया और फिर लीला से कहा, हम नाबालिग बच्चों को उस घर में अकेले नहीं छोड़ सकते। तुम इस समय तो घर जाओ और अपना सामान तैयार कर लो। मैं तुम सबका इंतजाम करती हूँ। तुम्हारा पति क्या इस समय घर पर है? उसका सामना कर पाओगी? लीला के कदम उठने को थे, वहीं ठिठक गए। एक क्षण की स्तब्धता के बाद बोली, जब घर से चले थे तो वो घर पर नहीं थे, पर अगर अब आ भी गए होंगे तो भी वहां तो मेरा रहना नहीं ही हो सकता ना। आप जगह का इंतजाम करके हमें लेने आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। मिसेस खुल्लर का मुंह हैरानी से खुला रह गया था। फिर वे खुलकर मुस्कुरा दी। माँ की तरफ खुशी से लपक कर आधी कॉल देते हुए वे बोली, चूल्हे की आग अब दिल में जला ले लीला। रास्ते के अंधेरे आप ही हट जाएंगे। बस हिम्मत से चली चलागे। बेला अभी भी हैरान थी। डॉक्टर माँ को अगली बार आने की तारीख बता आगे निकल आई तो बेला भी माँ को थामकर चलने को हुई, पर लीला ने फीकी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ रोक दिया और उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे वो उसके बचपन में उसका हाथ थामती थी। लीला का हाथ बुखार से जल रहा था, पर उसकी चाल में दृढ़ता आ गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।